नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं आज है रविवार। रविवार को हम करते हैं सप्ताह का व्यक्तित्व। सप्ताह के व्यक्तित्व में हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायी हो, जिसका जीवन संघर्षों में बीता रहता है। आम आदमी के लिए दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित जनता के लिए जिसका संघर्ष सतत जारी है। तो ऐसे में अभी आज हमारे साथ हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कि अपमानित करने के लिए, उसको छलित करने के लिए सत्ता ने अपना सारे संसाधन वहां झोंक दिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ये गौरव गान है कि वो अपना रुकने का नाम ही नहीं लेता है वहां। जो तो वहां के छात्र संघ चुनाव का अभी तत्कालिक रूप से अभी वहां चुनाव हुआ है छात्र संघ का, और वहां फिर सत्ता के लाख प्रयासों के बावजूद हर तरीके से छल करके उन लोगों ने वो पराजित करने की कोशिश की। लेकिन वहां लाल परचम इस बार फिर लहराया, और लहराया नहीं, इस बार क्लीन स्विप कर दिया संघीय मानसिकता के लोगों का संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसका कोई भी साथी जीतना तो अपना दूर रहा, उसको मतों का भी पर्याप्त अंतर रहा। और उसका कारण है कि वहां पर समाजवादी लोग, अपना समाजवादी दर्शन के लोग, ये क्रांतिकारी साथी सब एकजुट होकर के वहां संघर्ष किए और वहां पर लाल परचम फहराया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के पैमाने के लिए, देश के लिए भी ये अपने आप में एक नजीर है कि अगर मिल करके सब लोग अगर मुकाबला करें तो पूरे देश के पैमाने पर भी समाजवादी परचम लहरा जाएगा, लहराएगा, और इनके ये नफरत की राजनीति करने वाले अपना परास्त होंगे। ऐसे में आज हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय जी। अपना धनंजय जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बहुजन संवाद में। धनंजय जी, हम ये शुरुआत में हम चाहेंगे आपकी प्रारंभिक जिंदगी, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और आपकी प्रारंभिक शिक्षा। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुजन संवाद का बहुत शुक्रिया कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर सारे मतलब हम लोग जैसे लोग जेएनयू की बात कहने के लिए आप बुला रहे हैं, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। और जहां तक मेरा सवाल है कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई और प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है, तो मैं गया जिले के एक ब्लॉक गुरारू है, जहाँ किसी जमाने में एक चीनी मिल हुआ करता था, शुगर फैक्ट्री हुआ करता था। तो वहीं पे वहां पे बाजार भी लगता है, तकरीबन 300 से 400 गांवों का बाजार है वो। तो वहीं पे हमारा घर है और पैदाइश वहीं हुई है। लेकिन पिताजी एक पुलिसकर्मी थे, पुलिस विभाग में थे। तो उनकी जो ट्रांसफर होती है, तो जब झारखंड बना तो वो रांची आ गए, और शुरुआती शिक्षा मेरी रांची में फिर शुरू हुई, जहाँ पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो आरएसएस का स्कूल है, वहां पे मेरी पढ़ाई होती है। मैं वहां से पढ़ता हूँ, और उसके बाद 2014 में मैं दिल्ली आता हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मेरी होती है। तो सफर इस तरह का आसान हो गया कि मेरे पिताजी एडुकेशन और शिक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित थे, और वो जानते थे कि एडुकेशन व्यक्ति के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में उन्होंने सारे भाइयों बहनों को उन्होंने पढ़ाने से कभी नहीं रोका, और यही रहा कि हम रांची में भी रहे। उनके रिटायरमेंट के बावजूद हम 2 साल तक रांची में रहते हैं, 2012 में रिटायर होते हैं, और उसके बाद हम देश की सरकार बदल रही होती है 2014 में, और हम दिल्ली आ रहे होते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ग्रेजुएशन के बाद जुड़ाव होता है छात्र संगठनों से। धनंजय जी, आनंद जी, मतलब अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी पूरी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, प्रारंभिक पृष्ठभूमि, और सरस्वती शिशु मंदिर में आपका दाखिला हुआ, और सरस्वती शिशु मंदिर के बाद आप आज की तारीख में सीधे जेएनयू छात्र संघ में आप आमपंथी राजनीति तक आए। तो ये आपने थोड़ा प्रारंभिक जीवन से आप परिचित कराइए कि
आपके सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, और सरस्वती शिशु मंदिर में ही आपका एडमिशन क्यों हुआ, और भी तो स्कूल आसपास रहे होंगे। जी, जी, जी। देखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग दक्षिण बिहार का जो इलाका है, गया, जहानाबाद और इन सारे इलाकों में एक सामंती दबदबा जो रहा, कि हमेशा से मौजूद रहा, और आज भी देख लीजिए कि वो मौजूद है, और वो जातीय उत्पीड़न, जाति के नाम पर हमला, जनसंहार उस इलाकों में हुए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से पिताजी की नौकरी भी हुई, उसके बावजूद आप देखिए कि उस इलाके में बहुतों की नौकरी नहीं है, लेकिन उनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद जाति के नाम पर कमेंट करना, व्यक्ति का नाम न लेकर सिर्फ जाति लेना, कि उसका बेटा, तुषधा का बेटा, चमरा का बेटा, ये बहुत कॉमन हो जाता है उन इलाकों में। तो फिर उसके बावजूद देखिए कि हम वहां से निकलते हैं हम लोग, और रांची आते हैं, तो रांची में एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में इसलिए भी एडमिशन होता है कि वो घर से सबसे नजदीक होता है वो स्कूल। और बचपन में और बहुत कोई इसका कारण नहीं है कि उसमें क्यों एडमिशन होता है, लेकिन वही है कि घर से सबसे नजदीक कोई स्कूल स्कूल होता है तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होता है। और देखिए कि घर में भी, परिवार में भी जाति के खिलाफ तो लड़ाई होती है, जाति पर तो बात हो रही है, लेकिन धर्म को लेकर बहुत बात नहीं होती है। मेरी माँ भी पूजा करती है, मेरे पिताजी भी पूजा करते थे, मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा करते थे, तो अच्छा उनको धनंजय शिव जी, मंदिर से बहुत परहेज नहीं था। जी जी, धनंजय जी, अभी जी, 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 मैं सुन रहा हूँ। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो सरस्वती अपना शिशु मंदिर में आपका प्रवेश हुआ, तो वहां पर प्रारंभिक रूप से बच्चों के साथ या वहां के अध्यापकों के साथ आपका ये कैसा संबंध विकसित हुआ, कैसे संबंध विकसित हुआ? देखिए कि ये माना जाता है कि वो तो ये निहायत सांप्रदायिक लोग होते हैं, और छुआछूत और भेदभाव, ये सारी चीजें वहां पर पराकाष्ठा की होती हैं, पर तो आपका ऐसा कोई अनुभव वहां का? देखिए, अनुभव का जहाँ तक सवाल है कि बचपन में जब हम बच्चे होते हैं, तो कई चीज़ें हम नॉर्मलाइज़्ड हमारे लिए होता है कि ये तो नॉर्म्स है, कि समाज ऐसा ही है, समाज इसी तरह का है, कि अगर स्कूल में पूजा-पाठ हो रहा है और सिर्फ़ एक धर्म का प्रचार हो रहा है, तो हमें लगता है, और वही हम देख रहे होते हैं, मुझे वही लगने लगता है कि यही स्कूल है। लेकिन आपको तब पता चलता है कि जब स्कूल से आप निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि स्कूल के लिए वो जगह नहीं है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बना रहा है, वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो तब हम बहुत इसको देर से पता करते हैं। मतलब शुरुआत जब हम स्कूलों में रहते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ इसी तरह का, ये नॉर्मलाइज़्ड चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ें हम पहले देखते हैं, पानी को पानी बोलना सीखते हैं, और किसी भी किताब में बहुत ज़्यादा सवाल करना नहीं सीख पाते हैं शुरुआत में। और शिशु मंदिर में है ऐसा कि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, क्वेश्चन आप नहीं करते हैं। में विरोधाभास इस तरह का रहता है कि मेरे मेरे घर में जो पूजा रूम रहता है, जिसमें मेरी माँ पूजा कर रही होती है, उसमें राम की जो तस्वीर है वो बहुत शालीन है, उनके बगल में सीता है, उनके बगल में लक्ष्मण है, और नीचे हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। लेकिन शिशु मंदिर में ऐसा चित्र नहीं था। शिशु मंदिर में है कि अग्रेसिव राम, जो समुद्र से भिड़ने निकले हैं और गुस्से में हैं। तो एक ये विरोधाभास था कि ऐसा क्यों है कि हम शालीन राम को देखते हैं, लेकिन शिशु मंदिर इतना क्रोधित राम को क्यों दिखाता है। हम एक धर्म को लेकर ही बार-बार पूजा पाठ और तमाम चीज़, यज्ञ हवन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप एक विद्यालय किसी भी तरह का होगा, उसमें आप वैज्ञानिक चेतना भरेंगे, आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भरेंगे, आप बच्चों को सवाल करना सिखाएँगे। लेकिन ये कहीं न कहीं गैर मौजूदगी रही उसकी, और मुझे लगा कि बाकी विषयों में तो ठीक है कि चलिए हम संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल का बहुत कम स्कोप रहता है शिशु मंदिर में, जो कि हमें बाद में जी इस चीज़ को जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आलोचनात्मक इसको देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये खामियाँ तो है। और एक शटल हिंदुत्व जो बोलते हैं हम उसको, वो आप देखिए कि छात्रों के मन में भरने की कोशिश की जाती है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जब मैं जेएनयू आया, और मैं नहीं, मैं जब दिल्ली आया, और उस जी समय धनंजय जी, वॉर जी धनंजय के जी, खिलाफ लिख रहा था। उस पर हम लोग बाद में आएंगे।
तो आप जो ये कहाँ तक की शिक्षा आपकी संस्कृत शिशु मंदिर से हुआ, और वहाँ का कोई अध्यापक या आपका कोई साथी हो जो आपके मन मस्तिष्क पर ये नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव छोड़ा हो? नहीं, नकारात्मक तो एक तरह से कह लीजिए कि आसपास का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन दोस्त आपके बनते हैं आपके अपने जैसे लोग, जिससे और उसी को आप याद भी रखते हैं। अमूमन ये होता है कि जिसके साथ अच्छे वक्त बीतते हैं उन्हीं को हम याद रखते हैं, और ऐसे कई गलत बुरे वक्त भी बीतते हैं उनको भी हालांकि याद रखते हैं, लेकिन अमूमन हम भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे लोग जिनसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 9वीं और 10वीं में था तो कई ऐसे दोस्त थे मेरे जो आदिवासी समाज से आते थे, और उनसे जो मेरी बातचीत होती थी, पॉलिटिकल बातचीत भी, उस समय जानिए कि हम लोग अखबार के छोटे-छोटे कतरनों पे बात करते थे कि कहीं बस्ती तोड़ी जा रही है, तो कोई अपने नेता का नाम बताता था, कोई इस मोहल्ले के गुंडे के बारे में बात करता था कि वो दादा है वहाँ का, वो लड़ रहा है उसके लिए। तो इस तरह की बातें होती थी, और फिर उसके बाद अ, मतलब कह लीजिए कि अखबारों अखबारों पर हम डिस्कशन करते थे। 9वीं 10वीं में भी ऐसे कई दोस्त हुए मेरे कि जो इस तरह की बातों पे थे। बाकी तो एक समय होता है कि आप हँसी मज़ाक में उड़ा देते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। अ, अ, यही है कि और प्रोफ़ेसर हैं, मतलब जो टीचर हैं वो अमूमन एक एक तरफ का देखते हैं, मुसलमान एक भी नहीं। अ, तो ये हमें अब खलता है कि ये किस तरह का स्कूली शिक्षा है कि जहाँ पे हमें प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जा रहा, प्रगतिशील नहीं बनाया जा रहा, तरक्की पसंद नहीं बनाया जा रहा है। हमें कहीं न कहीं कंज़र्वेटिव बनाने की एक कोशिश है, और विज्ञान विज्ञान को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना नहीं डाली जा रही। तो ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो हाई स्कूल आपने किया, वहाँ से सरस्वती मंदिर से हाई स्कूल करने के बाद फिर आप दिल्ली आ गए? जी, मेरी 2 साल की शिक्षा 11वीं-12वीं की एक और अलग, पिताजी रिटायरमेंट हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे 2012 में, और 2012 में मैं 10वीं पास कर चुका था। तो उसके बाद है कि पिताजी को घर खाली करना पड़ा, जहाँ रहते थे, कहीं और जाना पड़ा। तो मैंने 11वीं और 12वीं की शिक्षा लोकल ही एक स्कूल है, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, अ, वहाँ से मेरी हुई, और उसके बाद 2014 में मैं दिल्ली आया। हुँ। बिहार बोर्ड से शिक्षा हुई हो रही है जी, इंटर? तिवारी जी। जी सुनील जी, जी डॉक्टर जी, सुनील। मैं थोड़ा-सा इस चर्चा को इसलिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि फिर जो साथी लोग हैं वो बाहर से उनके साथ निकलना है। मैं धनंजय जी से एक जो हमारा एक फॉर्मेट है उसको छोड़ करके मैं कुछ आपसे इस तरीके के सवाल करना चाहता हूँ जो लोग भी जानना चाहते हैं। जैसे आपकी प्रेरणा क्या है? आपके सार्वजनिक जीवन की क्या प्रेरणा है? किससे आप प्रेरणा लेकर के आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं? या फिर ऐसा मैकेनिकल होता है जैसे 12वीं की फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर कहीं नौकरी लग गई, ये एक मैकेनिकल है। लेकिन आप जी। क्योंकि प्रेसिडेंट बने हैं तो इसलिए कोई ना कोई प्रेरणा काम कर रही होगी, वो प्रेरणा क्या है आपकी जीवन की? प्रेरणा के तौर पे बतौर तो जो लोग आज भी, क्योंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जो बड़े अध्यक्ष, मतलब कैंपस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके बावजूद देखिए कि आस-पास की बस्तियों में काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो लाइमलाइट से दूर हैं वो लोग, कि मीडिया नहीं दिखा रहा है उनको, या फिर उनकी चर्चा अखबारों में नहीं कर होती है, और वो लगे रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं। आपको देखिए हर प्रोटेस्ट में अभी तो उनके आपको छाप नाम दिखाई। के साथ बताना पड़ेगा, सिद्धांत से नहीं चलेगा काम। क्योंकि नहीं, प्रेरणा मैं तो यहाँ है ना, ऐसे तो बहुत बड़े संख्या में लोग होते हैं, कॉमरेड लेकिन आपको जो व्यक्ति चंद्रशेखर को प्रेरणा प्रेरणा पाता मानता है। हूँ। जी, 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 जी। मैं कॉमरेड चंद्रशेखर को अपनी प्रेरणा मानता हूँ कि जो इस कैंपस के अध्यक्ष भी रहे, और सिवान जाते हैं इसी वामपंथ की विचारधारा को लेकर, वहाँ भी संघर्ष करते हैं, और वहाँ पे उनको उनको गोली मार दिया जाता है सामंतियों के द्वारा, और वहाँ पे वो आपसे शहीद आपसे होते हैं। आपकी उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, नहीं, उनसे कैसे मुलाकात? उनकी हत्या तो वो ठीक है, वो प्रेरणा है 19 आपकी। आपने उनके संघर्ष को आप जो है या उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। आगे जी, मैं जी, बढ़ता जी। हूँ, आपने बहुत किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि आपसे बातचीत से पता चलता है, आपके जो प्रोफाइल से है उससे पता चलता है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ने लिखने का शौक है।
कौन-सी किताब ने ओके। आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मुझे लगता है कि शुरुआती किताब आपको याद रह जाती है। तो मैं किताब नहीं, एक लेख है जो अमूमन तो मैं सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट आते हैं, कि भगत सिंह ने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ? और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है एक तरह से पढ़ना आप में, कि किस तरह से वैज्ञानिक चेतना का प्रभाव उसमें है। और लोगों को पढ़ना भी चाहिए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके साथ-साथ जो साहित्य की किताबें हैं, उनमें तो मैं कई सारी किताबें, पॉपुलर किताबें तो बहुत सारी हैं कि जो मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ये किताब अ सही किताबें हैं। मैला आँचल भी है, परती परी कथा भी है, तो ये किताबें भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से साहित्य की किताबें भी, और जो थ्योरी की किताबें हैं, या कह लीजिए कि जो जी, जी। आदर्शों की किताबें हैं, तो उसमें मैं नास्तिक क्यों हूँ, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। अभी तो डॉक्टर एंड द जी, सेंट्स भी मैं पढ़ा, अरुंधति रॉय का जो नोट्स है उसको भी। जी। धनंजय जी, आप अपनी पहचान किस तौर पे देखना चाहेंगे आप या चाहते हैं? क्या होता है कि हर व्यक्ति की अलग-अलग किस्म की पहचान है। मैं हूँ डॉक्टर सुनीलम हूँ, तो मैं बेसिकली एक फिज़िसिस्ट हूँ, है ना? बायोफिज़िसिस्ट हूँ, संघर्ष वाला व्यक्ति हूँ, किसानों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, है ना? समाजवादी हूँ, बहुत सारी मेरी पहचान है, लेकिन कौन-सी पहचान मुझे पसंद है? तो आपको कौन-सी पहचान अपनी पसंद है? आपकी कई सारी पहचान हैं। तो मुझे मैं पहले ना अपने आप को कल्चरल एक्टिविस्ट से पहचान मुझे मतलब समझ में आता था कि मैं एक कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ, नाटक करता हूँ, गीत गाता हूँ, सफदर के नाटक करता हूँ, मज़दूरों के बीच में गीत गाने जा रहा हूँ, और मतलब जितने किसान मज़दूर हैं, वो मेरी बातों को बहुत सीधे-सीधे ले रहे हैं। हम गीत गाते हैं, कहब त लग जाए धक से, भोजपुरी में, हिंदी में, अलग-अलग गाने गा रहे होते हैं। तो मैं अपने को कल्चरल एक्टिविस्ट बतौर था लोग जाने, लेकिन आज आज तो बहुत साफ है कि मैं बतौर अध्यक्ष हूँ यूनिवर्सिटी का। तो एक तो अभी नई पहचान जो बनी है, ये भी एक पहचान है। तो मुझे लगता है कि एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता, समाज कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पे मुझे मानना चाहिए। आपको मतलब एनएसडी में नहीं होना चाहिए था क्या? जो लोग नाट्य मुझे कर्मी हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, वो जब लगता है ये दिल्ली बात आते हैं, तो उनका एक सपना होता है, वो एनएसडी के अंदर जाएँगे। आपको ऐसा कभी ये सोच दिमाग में आपके नहीं आया? आप जो है नाट्य कर्मी होकर के आप जेएनयू में पहुँच गए? बिल्कुल, जब हम उस समय थे, जब जाना था तो उस समय नहीं जा पाए। जब मैं बैचलर कर रहा था, और उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया है एनएसडी का, नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि देश भर में और दिल्ली के हर एक इलाके में नुक्कड़ नाटक बंद किए, मंचीय नाटक किए, और हर एक सवाल पर, हर एक मुद्दे पर। फिर मुझे लगा कि अ, नाटक करने के, लाल झंडा पकड़ के भी नाटक किया जा सकता है। और वो आसान भी है कि झंझट हाँ, पैसा नहीं है उसमें, लेकिन इज्जत बहुत है, समाज का प्रेम बहुत है, और एक समाज को बदलने की चेतना भी बहुत है उसमें। तो मुझे लगा कि लाल झंडा पकड़ के ही नाटक किया जाए, बेहतर गाने गाए जाएँ, के बीच कहा जाए। ये मुझे लगा कि थोड़ा ज़रूरी है। और कहीं जहाँ तक नाटक एनएसडी का सवाल है, बड़े नाटकों का सवाल है, तो कहीं सीमित रह जाते हैं कुछ लोगों के बीच में, हम देखते हैं। लेकिन आपके जो नाटक हैं, हमारे संगवारी के जो नाटक थे, या अभी हम दस्ता के नाम से करते हैं, या फिर जन्म जन नाट्य मंच करती है, एकता जो कर रही है, तो मुझे लगता है जन-जन तक पहुँचता है। तो जन नाटक ही कर रहे हैं, तो जन-जन तक पहुँचे। जब लोगों तक ही पहुँचना है, तो लाल झंडा पकड़ के ही नाटक करें। तो मुझे लगता है कि इस जगह पर भी अ, हम लोग जो बातचीत अभी कर रहे हैं, हम लोग धनंजय जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने जो है धनंजय जी को गायब कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ में फिर से जुड़ेंगे और हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखने का काम करेंगे। धनंजय जी के साथ बातचीत करना जो हमारी पूरी युवा पीढ़ी है, वो किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से उन्हें जो गढ़ने का काम हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, किन लोगों ने किया है, किन विचारों ने किया है, किन किताबों ने किया है। ये सब जो है एक तरीके का समाजशास्त्रीय एक अध्ययन भी है और रुचिकर भी है किसी एक क्योंकि
हम लोग उन्हें इस समय सफल एक यूथ लीडर के तौर पर देख रहे हैं, छात्र नेता के तौर पर देख रहे हैं। चलिए, उनकी वापसी हो गई है। बिल्कुल मिस्टर नेटवर्क इंडिया के अंदर यही बात है कि आनंद जी। कभी भी इस तरीके का हो जाता है। तो इसीलिए हम 2 लोग रहते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नाटकों में क्या पसंद है? आपको किसके नाटक आपको पसंद है? एक तो था कि नुक्कड़ नाटक तो हम खुद से भी बना रहे होते हैं, यहाँ बनाते हैं। और नाटक में है कि आप जनता के बीच में या फिर आसानी से, जैसे हम एक नाटक करते हैं मशीन सफदर की, और मशीन में लंबे लंबे डायलॉग्स हैं एक एक कैरेक्टर के, कि जो एक सिपाही आता है, एक मालिक का हूँ नौकर, तुम्हारे खाल उधेड़ दूंगा, और वो जनता इतना क्रूर है कि जो आसपास के मजदूर उसको देख रहे हैं, उससे उनको नफरत होने लगी। मालिक आएगा तो होता है कि मालिक अगर आता है, उसके डायलॉग है कि तुम्हारे सारे पैसे मेरे बैंकों में जमा होंगे, और अगली बार मुझे चुनाव भी लड़वा देना, मैं जीत भी जाऊंगा। तो इस तरह से तो ऐसे नाटक हैं जो नुक्कड़ नुक्कड़ में खड़े होकर करने वाले, और जनता सीधे सीधे जुड़ जाती है उससे। कुछ लेकर जाते हैं वहां से, कुछ नहीं भी लेकर जाते हैं, चलते फिरते भी लोग उसको देख लेते हैं। मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटकों का एक दौर अभी थोड़ा सा घटा है, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल नाटकों को हमें और शार्प करने की जरूरत है। है कि सफदर के नाटक हो गए, और हमने तुगलक भी किया, मैंने तुगलक भी किया है। फिर उसके बाद फिर हमने औरंगजेब औरंगजेब भी एक नाटक है जो बहुत बहुत कमाल का नाटक है। फिर इस तरह के मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारे नाटक, लेकिन हाँ इस नहीं, तरह। ठीक है। जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर क्या उसने कहा था हमने किया। जो है ये दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या धनंजय जी सड़कों पे नाटक करते दिखलाई पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखलाई दूंगा मैं। ये मैंने या कोई आप बतौर हायरार्की चाहेंगे प्रोफेशन कि भाई मैं अध्यक्ष चुना है। हूँ तो अध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होगा और अध्यक्ष के तौर पे तो मैं सड़कों पर कहाँ नाटक करने का काम करूंगा, इस तरीके का कोई आपके मन में विचार तो नहीं आया अध्यक्ष नहीं बनने के नहीं, बाद में? जेएनयू बहुत ही डेमोक्रेटिक है आज भी। जेएनयू ऐसा छात्र संघ नहीं देख सकता है कि जो बहुत, जिसके पास गाड़ियां हो, जो बहुत हाई फाई रहे। जेएनयू हमेशा अपने अंदर का व्यक्ति चाहता है जो उनके साथ दिन भर रहे, मेस में खाना खाए, क्लास में साथ जाए, हंसी मजाक करे, साथ में रहे, उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो। ऐसा ना दिखाए कि मैं अध्यक्ष हूँ, कि मैं थोड़ा आधा घंटा लेट से हर जगह पहुंच रहा हूँ तो मेरी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जेएनयू ऐसे लोगों को बहुत नकारता है। तो हम लोग बहुत साथ में रहकर, एक साथ रहकर ही सारे काम करते हैं। और अभी भी एक नाटक है महाश्वेता देवी का बायन, मैं शाम में जाता हूँ रात में कभी कभी, तो उनको भी मैं जो स्टूडेंट हैं, जो सीख रहे हैं, जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पीछे भी जाता हूँ, और उनको भी कुछ कुछ बतौर टिप्स, उसमें आपको क्या चेंजेस करना चाहिए, उसमें भी मैं बात करता हूँ, काम करता हूँ। जी, जेएनयू के प्रेसिडेंट बनने के बाद में आपके दिमाग में क्या मुख्य चुनौतियां हैं? कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं? क्योंकि जेएनयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो खुद मोदी सरकार है, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा संघ परिवार, और उसका लक्ष्य यही है कि इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दो, वैचारिक तौर पर भी और वास्तविक मतलब यूनिवर्सिटी के तौर पर भी उसको पूरी तरीके से तहस नहस करना उसका उद्देश्य है। आपको कौन-कौन सी चुनौतियाँ लगती है? मैं चाहूँगा कि आप 1, 2, 3, 4 जो भी आपको चुनौतियाँ लगती हैं, उन चुनौतियों को अगर आप जो है दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल, जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, कि जिस वक़्त में ये चुनाव भी हुआ, जिस वक़्त में मैं अध्यक्ष भी बन रहा हूँ, तो कह लीजिए कि हमला, जो 10 साल का हमला था कि छात्रों और युवाओं पर, हायर एजुकेशन में बार-बार हर साल फंड कट्स होना, सीट कट्स होना। आप देखिए कि यूजीसी का नोटिफ़िकेशन निकलता है जिसमें सीट एकदम तुरंत घट जाता है। जैसे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जहाँ मैं पढ़ता हूँ, वहाँ कभी भी एक बार में 20 से 25 सीटें आती थी, आज 3, 4, 5 इस तरह से महदूद हो गई हैं।
तो लगातार हायर एजुकेशन में लोगों की संख्या कम करते रहना, रिसर्च में कम से कम फंड रखना, मतलब फंड कट करना, लगातार फंड कट करना, 92%, 87%, 89% इस तरह से फंड कट हुए हैं आपके फील्ड ट्रिप्स में, सेमिनार्स में, तो इन सारी चीजों में, और उसके साथ विज्ञान में भी, जो यहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती है वहां पे भी आप देखेंगे लेबोरेटरीज में फंड कट्स हो रहे हैं। तो ये एक तो इस तरह से हम मार रहे हैं पॉलिसी के लेवल पर, जेएनयू को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरा फिर है प्रोपेगेंडा के स्तर पर कर रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनाओ कि जेएनयू की आवाज दब जाए, ऐसी फिल्में बनाओ कि जेएनयू के लोग जो हमेशा हर एक सवाल पर समाज के हर एक वर्ग के लिए, समाज के हर एक हिस्से के लिए, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए हर समय आवाज जो बुलंद करते हैं, उनको ऐसे बदनाम कर दो कि वो कभी बाहर जाएं, इस जेएनयू के गेट से बाहर निकले तो उनकी कोई बात सुने ही ना, उनको कोई आतंकवादी बोलकर चुप करा दे, कोई नक्सलाइट बोलकर चुप करवा दे, कोई अर्बन नक्सल बोलकर चुप करवा दे। ऐसी फिल्में भी बनी, आप देखा एक ट्रेलर है एक फिल्म का नाम है बस्तर, जिसमें कहा गया कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। आप जानते हैं कि हम लोग रिसर्च यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कोई भी छात्र बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए फील्ड ट्रिप पर जाता है, उसके उस पर नहीं लिखा रहेगा, कोई नहीं बता पाएगा कि वो ईवीपी का है, एनएसयूआई का है, आईसा का है, कोई लेफ्ट संगठन का है। वो तो उसके पास एक डिग्री रहेगा जो लिखा रहेगा जिसपे जेएनयू। अब कोई सिरफिरा गोली मार देगा तो सरकार उसका कैसे जवाब दे पाएगी? तो सरकार को इन सारी चीजों को, कि ये सारे जो स्टूडेंट हैं जेएनयू में पढ़ते हैं, वो कहीं कोई पेड़ से नहीं पैदा हुए हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई जवान का बेटा है, कोई कर्मचारी का बेटा है, कोई सैनिटेशन वर्कर का बेटा है, बेटी है। तो ये सब पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और आप हैं कि लगातार इसको बदनाम कर रहे हैं, लगातार ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि इनकी आवाज को चुप करवा दिया जाए। तो एक तरह से देख लीजिए कि कहाँ देश के जी, लोग तो धनंजय जी आप इस छवि को कैसे सुधारेंगे आप? ये जो छवि है, बिल्कुल हम लोग उस छवि को, आतंकवादी की छवि या एक जो है बहुत ही अलग किस्म के लोगों की छवि जो है, इस छवि को सुधारने का आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला है, या कोई मंथन चल रहा है, या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में या आप अपने संगठन के साथ में मिलके क्या इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं? देखिए सर, हम यही है कि वो हमें आतंकवादी बोलेंगे तो हम शिक्षा की बात करेंगे, वो हमें नक्सलाइट बोलेंगे तो हम किसानों के एमएसपी की बात करेंगे, वो हमें अर्बन नक्सल बोलेंगे तो हम इस कैंपस में लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो जीर्ण अवस्था पड़ी है उसकी बदहाल हो चुकी है, उसके लिए बोलेंगे, उसको बनाने के लिए बात करेंगे। वो हमें और अलग अलग तमगों से नवाजेंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे, अलग अलग बदनाम करने के लिए शब्द गढ़ेंगे। तो हम लगातार इस देश के हाशिए पर के लोग की बात करेंगे और अपनी बातों के दम पर ही हम इनसे लड़ेंगे। और हमने अभी देखिए ना कि हम जब जेएनयू से में प्रतिनिधि बनकर आते हैं तो हम पहले ही दिन इस बात को वाइस चांसलर को लिखते हैं कि जो ऐसी फिल्में आ रही हैं उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जाए, कि हमारे जान का खतरा है, इस कैंपस को धूमिल करने की यहाँ पे बात आ रही है। तो आप खामोश क्यों हैं? इस कैंपस वाइस चांसलर जो है वो खामोश है, हर चीज को उनको लगता है कि उनके आका ने जो मानना है, लेकिन कैंपस ही पड़ी है। जब कैंपस में वाइस चांसलर छात्रों के लिए बनी है लेकिन वहां पे कुछ नहीं बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि छात्र इस कैंपस में, जेएनयू के छात्र इस बात के लिए तैयार हैं कि ऐसे लोगों को जो जवाब देना है वो हमने चुनाव में तो दिया ही, उसके साथ साथ तमाम अपने हक की बात सड़कों पर लेके जाएंगे, वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। तो हम लगातार इसी बात को करेंगे कि हमें अपना कैंपस को बेहतर चाहिए और देश के तमाम जो शिक्षण संस्थानें हैं उसको उसको कम से कम पैसे में रखा जाए, गरीब और हाशिए पर लोग पढ़ सके। तो इस बात की हम पैरवी करेंगे और इसी बात के लिए हैं हम लोग। आपके जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। इस सरकार जो बार बार करने की कोशिश कर रही है उसके जाल में हम फंसेंगे नहीं। हाँ, हमें डर है कि आप जो हमारे देश के लोगों के मन में डाल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं कैंपस में, उन्हीं के बाल बच्चे ख्वाब भी देख रहे हैं कैंपस का। तो मुझे लगता है कि देश के युवा और छात्र जो तर्कशील हैं, जो चेतनशील हैं, वो इस बात को ले जाएंगे कि भाई जेएनयू ऐसा है नहीं, जेएनयू तो हक की आवाज बोलता है,
जेएनयू में तो ऐसा कैंपस है जो उन इलाकों को डिप्रिवेशन पॉइंट देता है जहाँ पे बहुत लेट से एजुकेशन पहुंचता है, जहाँ बहुत लेट से उन जिलों में, जहाँ लेट से सुविधाएं पहुंचे उन जिलों को यहाँ पे डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। महिलाओं को जिस तरह से रोका गया है शिक्षा में आने से, तो महिलाओं को डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तो हम तो वो मॉडल देते हैं और इस मॉडल के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इस मॉडल को हम लेकर जाएंगे कि दिस इज आवर मॉडल, और हम पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में इस मॉडल को लाना चाहते हैं कि जो देश की शिक्षा को बेहतर करे। और ये कामयाब मॉडल है, इसलिए हम जीते भी कैंपस में। इस मॉडल को लोगों ने सराहा, छात्रों ने सराहा। और जानिए ना, इस बात इस एक ऐसे समय के बाद छात्रों का एडमिशन हो रहा है कि जब जेएनयू को बदनाम करने की तमाम रणनीति ये कर चुके हैं। शट डाउन जेएनयू कैंपेन, डॉक्टर वीडियो चलाना, फिल्में बनाने लगना, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनना, तो छात्र तो उसी समाज से आ रहा है। उसके बावजूद हमें जिताता है इस कैंपस में, क्योंकि उसको पता है कि ये कैंपस जब वो अंदर आता है, जब पब्लिक मीटिंग में जी शामिल होता है, जब डिबेट में शामिल होता है, तो उसको लगता है कि हाँ, ये वामपंथी लोग हैं जो हमेशा से साथ में खड़े रहते हैं। तो यही बात है कि वो शेर है सर एक, कि यूं ही उगाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। तो जीतते तो हम रहेंगे, लड़ते भी हम रहेंगे। तो इसका ये जो करेक्टर है, जो बात आप कह रहे हैं और ये पूरी दुनिया में या देश में माना जाता है, जेएनयू का ये करेक्टर है कि एकदम दबे कुचले पिछड़े इलाकों के इकोनॉमिकली बहुत ही वंचित तबके के लोगों को ये अवसर देता है ना, उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। लेकिन देश के अंदर एक ही जेएनयू क्यों हो, और वो दिल्ली में ही क्यों हो? पूरे देश के अंदर क्यों नहीं जेएनयू खुलने चाहिए? एम्स खुलते हैं तो जेएनयू क्यों नहीं खुलने चाहिए? इसके ऊपर आपने कभी सोचा है क्या? क्योंकि जेएनयू का तो एक बहुत लंबा इतिहास हो गया और आपके जैसे प्रेसिडेंट्स जो हैं बहुत नामी-गिरामी जो है जेएनयू के अंदर बने। लेकिन जेएनयू जो है कहीं और स्थापित करने की दिशा में कुछ बात बन नहीं पाई। इसका कोई एक तरीके से प्रपोज़ल भी मुझे नहीं लगता है कि जेएनयू के किसी कोई स्टूडेंट यूनियन ने ये दिया हो कि भाई एक यूनियन, ये तो ठीक है, लेकिन जेएनयू की जो है ये जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, वो मॉडल की पूरे देश के सभी एक छात्र छात्राओं को इसकी जरूरत है। इसके ऊपर कुछ काम करने का आपका विचार है क्या? कुछ मतलब मैं एकेडमिक लेवल की भी ये बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात है और इसके ऊपर एक लंबा काम करने की बात है, जो केवल आप अध्यक्ष तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहेंगे, लेकिन ये एक योगदान के तौर पर एक बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि आज ठीक है, आज सरकारें भाजपा की बन रही हैं, लेकिन कल सरकारें ऐसी बन सकती है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि जो है जो लोग हैं स्टालिन जैसे जो लोग हैं, है ना, या झारखंड के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं अभी उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ में अगर आप इस तरीके के जेएनयू क्रिएशन को लेकर के आप यार एक इसका रेप्लिका पैदा करने को लेकर के अगर आप जरूर आप जाएंगे कॉन्क्रीट एकेडमिक प्रपोजल के साथ में, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी खुल सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्यों करें? हमारा तो सवाल बहुत पहले से रहा, क्यों एक ही जेएनयू है? क्यों एक ही जेएनयू टैक्स पेयर के पैसे से इतना पढ़ाई करेगा? जो हम पर आरोप लगाते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हो और हमारे खिलाफ बोलते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे नाम में तो बहुत दिलचस्पी नहीं है कि जेएनयू ही रहे। वो तिलका मांझी के नाम से भी अगर यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी ये मॉडल अप्लाई हो। वो अगर आप कहते हैं कि आप कह लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रख लीजिए, भाई मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडल ये रखिए कि देश भर के तमाम वंचित हिस्सों से लोग आ सके, वंचित पढ़ सके। मॉडल ये रखिए। उस समय उसमें डिप्रिवेशन पॉइंट जैसा मॉडल हो, छात्रों को चिंता ना करना पड़े कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं, रहने की जगह है कि नहीं, इस बात की चिंता ना हो। ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी हर जगह, नाम कोई भी हो उससे बने। और मुझे लगता है कि इस मॉडल को अप्लाई किया जाए हर यूनिवर्सिटी में, जहां मौजूद है यूनिवर्सिटी और नए यूनिवर्सिटी भी। आप जाइए, आपको कोई भी नाम रखना हो, सरकार को, जो मौजूदा सरकार है मैं उसको भी बोलता हूँ, और आने वाली कोई भी सरकार होगी मैं उनसे भी यही बोलता हूँ कि आप नाम रख लीजिए। कांग्रेस में होगा तो कोई नाम आप अलग रख लीजिए, बीजेपी की है तो कोई आप नाम अलग रख लीजिए, अपने जो आका है उनके नाम पर रख लीजिए, जो आप जिनको आप पूछते हैं उनके नाम पर रख लीजिए, लेकिन मॉडल तो ये रखिए। मॉडल इस तरह का रखिए कि सब पढ़ सके, सब बेहतरी के साथ पढ़ सके। हमारा ये सवाल आगे ये बढ़ते है। हैं। जी धनंजय जी, आगे बढ़ते हैं। मैं एकेडमिक्स की बात करना चाहूंगा। एकेडमिक्स के अंदर जो है
जेएनयू को इसलिए सरकार फेल नहीं कर पाई क्योंकि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, इसकी रैंकिंग बहुत बढ़िया थी, इसके जो प्रोफेसर्स हैं, इसकी जो पूरी फैकल्टीज हैं, उसका कंट्रीब्यूशन एकेडमिक फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इसलिए सरकार की सभी जो साजिश थी वो फेल हो गई। तो इसके एकेडमिक्स के लेवल को सुधारने का, और ज्यादा उसे बेहतर बनाने का, इसकी रैंकिंग को सुधारने का, इसके ऊपर भी क्या कुछ काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि आपके साथ में एक अच्छाई बड़ी बात ये है कि दूसरी जगहों पर उस तरीके के जो फैकल्टी के जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को वैसे अवेलेबल नहीं होते जैसे आपके यहाँ पर हैं, मतलब कॉमरेड्स ही हैं। और वो सब मिलकर के जो है इस एक तरीके से इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ एक्सरसाइज हो सकता है क्या? उसके बारे में आपका कुछ विचार चल रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ये देख रहे हैं ना सर कि अभी जिस तरह का एक कैंपस था कि एक प्रोफ़ेसर्स, एक फैकल्टी इस तरह की थी कि जिनको दुनिया जानती थी कि एक उनके एकेडमिक एक्सीलेंस इस तरह का था इस कैंपस का, कि लोग उनसे मतलब हर जगह पब्लिक टॉक में भी जाते थे वो, तो कहा जाता था कि जेएनयू के प्रोफ़ेसर हैं, एक बेहतर प्रोफ़ेसर हैं। लेकिन आज के वक़्त की दिक्कत ये हो गई है ना कि ये सरकार ने अ एकेडमिक ही मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने ये किया कि पहले था कि प्रोफ़ेसर्स आते थे तो उनकी योग्यता देखी जाती थी कि पढ़ा सकते हैं कि नहीं, बेहतर पढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्रिटिकल पढ़ाई पढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब जो नई बहाली पिछले 6-7 सालों से हो रही है प्रोफ़ेसरों की, फैकल्टी मेंबर की, उनके शर्तों में पढ़ाई कहीं नहीं है, उनके शर्तों में शिक्षा कहीं नहीं है, उनकी शर्तों में एक विचारधारा है बस, कि उसी विचारधारा के लोग शामिल होंगे शिक्षा में, एजुकेशन में। तो मुझे लगता है सबसे पहले इस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी और इसको जो जिनकी जिस तरह से बहालियाँ हो रही हैं, तो उसपे हमें पूरी ताकत से एक विजिलेंट तौर पे कि कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इन पे नज़र रखनी पड़ेगी और क्या किस तरह के पढ़ाई ये करवा सकते हैं, हमें इस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि प्रोफ़ेसर जो अभी मौजूद हैं, पुराने प्रोफ़ेसर जिनकी कुछ दिनों में आप जानते हैं कि रिटायर होने वाले हैं सब, उस तरह के प्रोफ़ेसर जो इस कैंपस को कैंपस बनाते हैं, जेएनयू को जेएनयू बनाते हैं, छात्रों से संवाद हर समय रहता है उनका। अ, और छात्रों को बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और छात्रों के साथ वो हमेशा रहते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से रिटायरमेंट भी हो रही है, जिस तरह से प्रमोशन उनके रुके भी हुए हैं, तो इन सारे सवालों पर हमें बात करने की ज़रूरत है और अभी तो यही है कि उन प्रोफ़ेसरों को रोकने की ज़रूरत है कि जो सुबह-सुबह शाखा से निकल कर सीधे क्लास में घुस रहे हैं। जी। मेरा एक आपसे ये सवाल है कि पूरे देश में तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं, जैसे यूपी है। और वो बंद करने का कारण यही रहा कि वहाँ पर बेसिकली समाजवादियों का कब्ज़ा था, लेफ्ट के लोगों का कब्ज़ा था, इसलिए यूपी सरकार ने सोचा कि इस नर्सरी को ही पूरी तरीके से बंद कर दो, तो इनकी पॉलिटिक्स को, इनके विचार को भी कहीं न कहीं हम रोक पाएँगे। तो ठीक है, जेएनयू के अंदर वो अभी तक बंद नहीं कर पाए हैं, लेकिन पूरे देश के स्तर के ऊपर, पूरे देश के जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो जेएनयू की तरफ देखते हैं कि अगर आपके यहाँ पर इलेक्शन हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? उसके स्तर के लिए एक ऑल इंडिया मूवमेंट डेवलप करने के बारे में कि देश के अंदर छात्र संघों की बहाली होनी चाहिए, इसको लेकर के एक पूरे देश के छात्र-छात्राओं को या जो भी लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको सबको बुलाना, उनको एक तरीके से गोलबंदी करना, उनको लेकर के एक अभियान चलाना, इस तरीके का एक प्रयास जो है कई बार जेएनयू से शुरू हुआ है। मुझे याद है क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस में था, कन्हैया जी ने जब शुरू किया था, तो करीब मतलब 54 से ज़्यादा जो है इसके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथी जुड़े थे उसके अंदर। वो रुक गया तमाम सारे कारणों से। क्या आप इस तरीके की छात्र संघ की बहाली जैसे सवाल को लेकर के क्या आप इसके ऊपर भी काम करने का विचार कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम लोग इस बात की तरफ जा रहे हैं कि एक यंग इंडिया का अलायंस हो। देश के अलग-अलग जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो उनका एक अलायंस हो और ये यही बात है कि यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा स्पेस होता है कि जहाँ पे आप तर्क-वितर्क से ही जीत पाते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस होता है कि जहाँ पे आप बातचीत के ज़रिए ही
लोगों से लोग वोट देते हैं आपको, और एक ऐसा एज ऐसा होता है छात्रों का, एक इस एज में हम चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो हम सीधे-सीधे सरकार को भी ललकार रहे होते हैं और उनकी नीतियों की भी पूरी तरह से बिना हिचके, बिना डरे आलोचना कर रहे होते हैं। तो और इस एज में अगर कोई नेता बनता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, तो बहुत प्रखर और बहुत मजबूत होने की कोशिश करता है, और ऐसा रहा भी है कि छात्र राजनीति से जो मतलब पॉलिटिशियन आए हैं, उन्होंने एक बेहतर रास्ता दिखाया है समाज को। तो कहने का मतलब ये है कि, और यही कोशिश है इनकी कि चुनाव ही बंद करवा दो, तो यूनियन का चुनाव ही ना रहेगा, तो यहाँ से कोई सक्रिय राजनीति में भी कोई नहीं जा पाएगा, और सक्रिय राजनीति में बोलने वाला कोई नहीं जा पाएगा। तो हाँ, एक ऑल इंडिया लेवल का हम अलायंस की बात करेंगे, एक यंग इंडिया का एक हम अलायंस बनाएंगे। जो हम पहले भी एक कोशिश थी इस कैंपस में, जब बालाजी रहते हैं, उस समय भी हमने अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के लोगों को न्योता भेजा था कि आप आइए, हम जी, जी, साथ में बालाजी मिलकर ने लड़ें। क्या प्रयास किया था, उसकी भी जानकारी है मुझे। है ना, सुचेता जी, डे जी भी उसमें थी और वो सभी लोगों ने मिलके किया था वो। जी, 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 जी। जी। आगे बढ़ता हूँ मैं, इस प्रश्न से आगे बढ़ता हूँ। ये कि आपने मतलब कुल मिला के जब आप जिस दिन नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और आप एक्स प्रेसिडेंट हो जाएँगे, उस दिन तक के लिए कुछ टारगेट आपने अपने लिए फिक्स किया है कि आप क्या-क्या करना चाहेंगे? कुछ जो हमने मैनिफेस्टो में अपने रखा था, अ, उसके लिए उन सारे सवालों को कम से कम मैं प्रशासन तक ले जाऊं, उसके लिए संघर्ष करूं, और जिसमें है कि एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो एमसीएम का सवाल है, इस कैंपस में वजीफे का सवाल है, कि जो बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाने की एक लड़ाई है हमारी इस कैंपस में। एक शुरुआती लड़ाई हम यहाँ से लड़ रहे हैं। बाकी इस कैंपस का जो डेमोक्रेटिक एक तरीका है, कह लीजिए कि आप कहीं भी बैठकर पब्लिक मीटिंग कर सकते थे, कहीं भी बैठकर एक डिस्कशन कर सकते थे, उसको रोकने की कोशिश है। तो एक डेमोक्रेटिक नेचर फिर से बहाल हो, उसकी उसकी हम लोग कवायद करेंगे, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग संघर्ष की तरफ जाएंगे कि डेमोक्रेटिक नेचर बचा ले हम। लड़ाइयाँ हम करेंगे, लड़ाई हर मसले पर लड़ाई लेकिन करेंगे। सरकार ने लेकिन सरकार ने तो ऐसे कानून बना दिए हैं, पार्लियामेंट ने पारित कर दिए हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन अगर करेंगे और तमाम सारी हड़ताल करेंगे तो सीधे-सीधे आपके ऊपर फाइन लगेगा, उसके अंदर डायरेक्ट केस दर्ज हो जाएगा, उसमें सजाएँ होंगी। अब सरकार ने तो इसके बिल्कुल पूरी इसके खिलाफ कानून-वानून बना कर के सरकार पूरी तैयार है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन बस होना बाकी है। मुझे लगता है 2024 के अंदर अगर मोदी जी की वापसी होती है तो वो काम तुरंत शुरू हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में भी तो ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग 2024 में वापस ना आएँ, इसके लिए भी कुछ पहल छात्रों की ओर से होगी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए ही हम लोग ये मैं इसलिए ये चुनाव भी जो था, ये बतौर रेफरेंडम ही था छात्रों और युवाओं का, कि मैंडेट उनके खिलाफ गया है, यहाँ से मैंडेट खिलाफ गया है। और हम लोग भी एक कोशिश पहले तो यहाँ से संदेश देंगे पूरे देश में कि हम मिलकर यहाँ पे परिषद को लहराए हैं। छोटा कैंपस है, लेकिन आइडियाज़ तो वही है। परिषद का आइडिया वही है, और इस देश के जो पिछड़े गरीब तबके से लोग आते हैं, उनका आइडिया एक है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में भी है। तो एक तो रेप्लिका है, पूरे भारत का रेप्लिका जेएनयू है। तो जब रेप्लिका में सही काम हो रहा है, जब बीजेपी को, एबीपी को हराया जा रहा है, तो पूरे जो मेन मॉडल है, वहां भी हम हरा सकते हैं, बहुत आसानी से हरा सकते हैं। और जेएनयूएसयू भी, जो नया जेएनयूएसयू बना है, वो भी अपने इलाकों में जाएगा, हर जगह पे जाएगा, और पूरी कोशिश के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगा। और ये हम बतौर जिम्मेदारी समझते हैं। जी, जी, जी। मेरा सुनील जी, आखिरी एक अपना मेरा मेरा आखिरी प्रश्न, है ना? और टाइम अगर भी इसका मेरा आखिरी पूरी तरह प्रश्न ये चला है। गया है, लेकिन हाँ, आप जी, पूछिए। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि इस समय पूरे देश की जो पॉलिटिक्स है, वो एक तो रिलिजन के आधार पर पोलराइज़ेशन पे चल रही है। दूसरी तरफ सोशल जस्टिस के इश्यू के ऊपर चल रही है। जैसे एक समय में मंडल का सवाल सबसे महत्वपूर्ण था, देश में बन गया था। उसी तरीके से अब जो है वो जाति जनगणना का सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है और एक सोशल जस्टिस की एक एक्सिस बन गई है। आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भई उच्च शिक्षा के अंदर तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, वहाँ पर तो पूरा मेरिट होना चाहिए और फिर उसके आगे के जो पूरे तर्क होते हैं,
तो इस सवाल को आप कहाँ तक और कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? ये मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न है तिवारी जी, क्योंकि आपके पास भी वक़्त कम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चर्चा हमारी हो रही है, तो अगर इस सवाल का जवाब दें, इसके बाद जी। सर मेरा बैटरी बहुत इसमें फ़ोन में लो हो गया, तो मैं चार्ज में लगा सकता हूँ क्या फ़ोन? बस 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा। तो अभी आप सुन रहे थे धनंजय जी को। आप देख रहे हैं कि जीवन के अलग-अलग उनकी जो सोच है, जो उनका विचार है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं बहुजन संवाद के ऊपर, और कितनी क्लैरिटी है उनके विचारों के अंदर, उनके सोच के अंदर। ये बात हमारे दर्शक समझ रहे होंगे, उसको रियलाइज़ करने का काम कर रहे होंगे, और इसलिए इससे देख कर के ये भी हमें लगता होगा कि दर्शकों को कि ऐसे ही कोई जेएनयू का अध्यक्ष नहीं बन जाता। उसके अंदर जब कुछ होता है, मैटर होता है, तभी जेएनयू का कोई अध्यक्ष बन सकता है। हवाई फायर करके, लोगों को सपने दिखा करके, कुछ लालच दे करके और कुछ अलग-अलग किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जेएनयू का अध्यक्ष नहीं बना जा सकता। और अगर अध्यक्ष बनना है तो आपके पास में वैचारिक मजबूती और उसका ठोस एक बुनियाद होनी चाहिए। धनंजय जी हमारे साथ में फिर जुड़ गए हैं, तो मैंने जो सवाल किया था, मैं चाहता हूँ कि उसका आप जवाब दें और फिर आगे बढ़ेंगे। कर सकते एक बार सवाल को मैं? जी, आपने कुछ बोला? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बार रिपीट कर सकते हैं सवाल को मैं? हाँ, मेरा सवाल ये था कि इस समय जो जी, जी। है पूरी पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइजेशन है। एक तरफ तो रिलीजन के ऊपर और दूसरा एक सोशल जस्टिस का एक एक्सेस बन गया है। तो और क्योंकि ये जो पूरा का पूरा उच्च शिक्षा के सवाल को लेकर के लोग मेरिट से जोड़ के देखते हैं, एंटी रिजर्वेशन पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो खड़ा हो जाता है। आप इस पूरे सवाल को किस तरीके से देखते हैं? जी, आज की राजनीति है इस तरह से कि जहाँ पे एक तरफ सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर आप कह लीजिए कि राजनीति हो रही है। और अब कई ऐसे लोग भी हैं, इस राजनीति में ऐसे लोग भी हैं, जो उनके ही पिच पे, धर्म की राजनीति के पिच पर ही जाके खेलने वाले भी कई लोग हैं यहाँ पर, कि उनके नारों में नारा मिलाने लगते हैं। कई ऐसे नेता जो इधर भी हैं, दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ भी हैं, लेकिन नारा उन्हीं का देने लगते हैं। तो पहले तो ऐसे लोगों को हम, मतलब यही है कि आपको सबसे पहले अपनी तरफ से वेलफेयर के लिए और मुझे लगता है समाज के हित के लिए जितने सवाल है, पॉलिसी लेवल के सवाल है, उस पे खड़े रहने की ज़रूरत है। और जो बीजेपी का पिच है, जो धर्म का पिच है, उस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको इस पिच पे खेलना चाहिए कि जो वेलफेयर का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, मज़दूरों का सवाल है और सोशल जस्टिस, बिल्कुल सोशल जस्टिस का सवाल है कि समाज में किसको कितना मिला। ये सवाल तो ज़रूरी है और जायज़ है। और आज किसके पास कितना है? जब बिहार में हम देखते हैं कि जातीय जनगणना होती है, तो सबको पता चलता है कि किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास कौन-सी गाड़ी है, किसके पास कितना सोना है, और बहुत खुलकर सामने आता है। और वंचित, वंचित ही हैं। ये भी खुलकर सामने आ जाता है कि जो सालों से जिनको दबाया गया, जिनको सालों से वंचित रखा गया, वो आज भी वंचित हैं। और जिस तरह की एक खाई बनाई गई है अमीरी-गरीबी की, या फिर जातियों में अमीरी-गरीबी जो है, वो इस जातीय जनगणना में स्पष्ट होती है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ समाज के हित के लिए, एक तरफ समाज की प्रगति के लिए एक गठबंधन बने, अलायंस बने, ताकि देश को बचाया जाए। और ये भी बात है कि कई लोग बोलते हैं कि किसको चुनें? सब किसको प्रधानमंत्री बनाए या फिर किसको हम चुने? यूनिवर्सिटीज में भी ये सवाल आते हैं, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आपके पैंट में आग लगी हो तो आप पहले पैंट उतारते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन से ब्रांड का पैंट पहनेंगे। तो ये आग लगा रही है ये संगठन, जो बीजेपी है, देश को जहर के, धर्म के नाम पर। आपके किसी पड़ोस में किसी को मार दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके फ्रिज में क्या है? सिर्फ इसलिए किसी को मार दिया जा रहा है कि वो जय श्री राम का नारा नहीं बोल रहा है, ट्रेन में जुनैद को मार दिया जा रहा है। ऐसे कई लोगों का मॉब लिंचिंग हम देखते हैं अपने आस-पास में। ऐसे कई दंगे हम देखते हैं कि जो धर्म के नाम पर भड़काए जा रहे हैं। तो वही है कि जब देश ही नहीं रहेगा, तो फिर आप राजनीति कहाँ करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले देश को हम बचाने के लिए बढ़ेंगे। और जहाँ मेरिट का सवाल है, देखिए दूसरा जो सवाल है, मेरिट का सवाल है, बिल्कुल इस कैंपसेज़ में आप देखिए कि मेरिट, किसी की अंग्रेज़ी थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है तो तुरंत
जात पे पहुँच जाते हैं लोग। किसी की हैंडराइटिंग थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है, कोई तो तुरंत उसकी जाति पे लोग पहुँच जाते हैं और मेरिट का सवाल आ जाता है। लेकिन वही देखिए कि एक इतना बड़ा एक बहुजन समुदाय है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। मतलब आपने कभी आने ही नहीं दिया, रोके रखा, एडमिशन ही नहीं दिया। आज भी आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से वाइवा जो इंटरव्यू होता है, उसमें आप देखेंगे कि कोशिश रहती है प्रोफ़ेसर की, जो वाइवा ले रहे होते हैं, कि इस एससी को या एसटी वर्ग के आने वाले लोगों को मतलब कि किसी तरह भी यूआर में इनका सिलेक्शन ना हो जाए। उनकी यही कोशिश कि बहुत अच्छा भी है पढ़ने में, तो ये कैटेगरी में ही इसका एडमिशन हो। तो एक ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और इसी तरह से होता भी है यहाँ पे बड़े कैंपसेज़ में, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह से भी देखना चाहिए, बाकी अ, सामाजिक न्याय ज़िंदाबाद जी, बहुत था, है, बहुत रहेगा। सारे इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है समय पूरा हो रहा है। एक और बात, आप क्या कभी राजनीति में उतरेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, चुनाव-वुनाव लड़ने का बिल्कुल। कुछ विचार है आपका? चुनाव देखिए, चुनाव तो एक हिस्सा मतलब है जेडीयू के राजनीति का। प्रेसिडेंट आप बन गए, अब जाकर के कहीं विधायक वाला चुनाव लो या सांसद वाला चुनाव लड़ने की इच्छा है क्या मन में? नहीं, मुझे लगता है मैं वही बोलता भी हूँ कि चुनाव एक हिस्सा है राजनीति का, लेकिन सिर्फ़ चुनाव राजनीति नहीं है। आप देखते हैं कि सक्रिय राजनीति में उतरना छात्रों और युवाओं की ज़रूरत है आज के वक़्त में। हम लोग भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, भगत सिंह भी यही कहते हैं कि जब और ये भी है कि जब पॉलिटिक्स आप पर हर तरह से हमला कर रही है और पॉलिटिक्स ही तय कर रही है कि आप क्या पढ़ेंगे, किस तरह का सिलेबस होगा, क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या पिएँगे, क्या खाएँगे, तो आपकी तो ज़िम्मेदारी है राजनीति में उतरने का। तो मैं बिल्कुल सक्रिय राजनीति में और मुझे लगता है कि देश के युवाओं को सक्रिय राजनीति में हर समय तत्पर रहना चाहिए, आना चाहिए और बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे! राजनीति बहुत खराब चीज़ है, राजनीति और ऐसा बनाया गया है कि राजनीति को गलत बताने वाले, नकारात्मक बताने वाले, लेकिन इस समाज में ज़रूरत है एक सकारात्मक राजनीति की और मुझे लगता है कि वो छात्र और देश जी, के जी। युवा जो हैं, कर सकते हैं, मैं खड़े अनुरोध हो सकते करूँगा तिवारी जी से कि आप इसे कंटिन्यू करें थोड़ा-सा। हमारा मुश्किल से अभी 8 मिनट का जी समय है, 7 मिनट बचे हैं, ओनली जी 7 मिनट्स हाँ, जी तिवारी जी। जी 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 धनंजय जी। जी धनंजय जी, एक तो है कि आपने तो वामपंथी राजनीति का रास्ता चुना है, लेकिन ये भारत हम हमारा सवाल होगा कि आज का युवा तो कैरियर ओरिएंटेड हो गया है और उस करियर में वो राजनीति को बहुत पीछे देखता है, क्योंकि आज की तारीख में करियर के रूप में राजनीति को ये करियर बनाने वाले मतलब ये है कि अपना थाने की दलाली करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, तो उससे तो युवा एक तरीके से हेट करता है। तो करियर में उसको है कि अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा कहीं अधिकारी बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चर बन जाएगा। तो ऐसी हालत में आप इस करियर ओरिएंटेड युवा को आप ये कौन सी दिशा देना चाहेंगे? देखिए कोई भी आप देखिए ना कि कोई भी परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता है तो चाहता है कि आगे चलकर कुछ नौकरी करे, बेहतर नौकरी करे और एक तो है कि देश में यहाँ के समाज में ये है कि सेटल हो जाए, कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, फिर शादी कर ले। तो सेटल होने वाला जो सवाल है इस देश में, ये चलते आ रहा है और अभी भी मौजूद है। लेकिन ये है कि आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं और आप एक चिंतन रख रहे हैं कि समाज को बेहतर कैसे किया जाए। आप देखिए ना कि बैंकों में भी लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन यूनियन भी उनकी है। हम यहाँ हम तो पढ़ते भी हैं, हम मेरा तो रिसर्च भी चल रहा है। मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ एक सक्रिय राजनीति जो यहाँ की राजनीति है, पॉलिटिक्स है कि किसी के हित की बात करना, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये गुरेज है और फिर नहीं करना चाहिए। सवालों के साथ तमाम कह लीजिए कि तमाम हम काम कर रहे हैं। राजनीति करने में कोई मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है। हाँ, एक कानून के हिसाब से आप चुनाव हर जगह नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप चिंता तो कर सकते हैं। आप लोगों की बात तो कर सकते हैं, बिना डरे, बिना हिचके। अच्छा धनंजय जी, आप भी तो वामपंथी राजनीति को आपने जो वामपंथी दर्शन को आत्मसात किया है। संसदीय राजनीति में वामपंथी दल उस तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं या जो सफल नहीं होना चाहते हैं और फिर ऐसी हालत में हमने देखा कि कन्हैया कुमार को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया, पार्टी ने उसको इतना प्रमोट किया, लेकिन अंततः उसको पार्टी छोड़ देना पड़ा।
और एक दूसरी धारा या आप अपना जो भी कहिए खैर एक प्रगतिशील धारा में गया है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देते हैं? वामपंथी वैचारिकता से सन्नद्ध होने के बावजूद, वामपंथी दर्शन को आत्मसात करने के बावजूद, वामपंथी संघर्ष को आत्मसात करने के बावजूद आखिर युवा और विद्यार्थी क्यों नहीं वामपंथी राजनीति में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है? नहीं सर, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हमारे जी। पास कई उदाहरण है जो आज भी वामपंथ को लेकर निकलते हैं, कैंपस से निकलते हैं, वामपंथ की विचारधारा को लेकर निकलते हैं और वामपंथ के साथ फुल टाइमर हैं। आप देखिए कॉमरेड संदीप सौरभ पालीगंज में विधायक हैं, वो एक वामपंथी विचारधारा के साथ हैं, वो सक्रिय राजनीति में है, चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं। आज उनको नालंदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होने वाला है उसका, उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से, सीपीआई-एमएल की तरफ से। तो ऐसे भी उदाहरण है कि जो कैंपसेस से लोग निकले छात्र राजनीति करके, वामपंथ की राजनीति करके और बाहर भी वामपंथी राजनीति को बहुत बड़ा किया और मान लेते हैं कि कन्हैया को मीडिया नहीं दिखा और उसके बावजूद कन्हैया कांग्रेस में जाते, तो मुझे लगता है उदाहरण ही नहीं बनता। अगर कुछ लोग जाते हैं इधर-उधर, तो अगर उनको मीडिया नहीं दिखाएगा तो उदाहरण ही नहीं बनेंगे और ऐसे कई लोग हैं और वामपंथ में ऐसे हैं कि अगर 1000 लोग आते हैं तो 4-5 लोग जाते भी हैं और ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ये दवाई की तरह है कि एक बार चला गया तो कभी उतरेगा नहीं। लोगों का अपना-अपना है कि समय के साथ किसी का उतर भी जाता है। कहने का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिज़्म भी रहता है कि हमें जहाँ सही मिलेगा वहाँ जाएँगे। बहुत लोग वामपंथ भी अपने अपॉर्चुनिटी के लिए जॉइन करते हैं, जुड़ते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन उसके साथ-साथ वामपंथ ऐसी विचारधारा है कि जब तक आप किसी के दुःख में शामिल नहीं हो पाते हैं या दुःख के साथी नहीं बनते हैं या किसी को देख कर किसी पर ज़ुल्म होते हुए देखकर आपको गुस्सा नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वही वामपंथ है कि जो इन सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, किसी पे हमला हो रहा है तो चिंता भी ज़ाहिर कर रहा है, तो वामपंथ यही है और बहुत लोग चिंता को ज़ाहिर करते हुए अलग जगह चले जाते हैं, तो ये भी एक सवाल है। तो उदाहरण ऐसे हैं हमारे पास। अच्छा धनंजय जी, बातें तो बहुत करनी है वामपंथ को लेकर के। एक ज़माना हुआ करता था कि वामपंथी देश की मुख्य प्रतिपक्ष हुआ करता था और ऐसा लग रहा था कि 52 में, 58 में 2 इलेक्शन में खास करके कि अब वामपंथी आए, राष्ट्रीय धरातल पर आ जाएँगे। लेकिन उनका क्रमशः क्षरण होता चला गया और आज की तारीख में वामपंथी दल, वामपंथी आंदोलन लगभग हाशिए में। सब लोग उसको अच्छा कहते हैं। सारे युवा अच्छा कहते हैं, सारे राजनीतिक दल अच्छा कहते हैं, लेकिन संसदीय राजनीति में इन्हें कोई स्थान देना नहीं चाहता है। अब जैसे ये देखिए इंडिया गठबंधन बना है, एक बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो अदर देन बिहार पूरे देश के पैमाने पर वामपंथियों को कोई भी वो स्पेस नहीं देना चाहता है जिससे वो सही मायने में हकदार हो। खैर आज आपसे मुलाकात हुई और आपको फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का लाल परचम पूरे देश के पैमाने पर महबूब फहराने का। ये लाल परचम मतलब केवल ये कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीति नहीं होती है। लाल परचम का मतलब होता है वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टि, इस दकियारूसी समाज से बाहर निकल करके उसको प्रगति के रास्ते पर ले जाना, देश को, समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को प्रगति के रास्ते पर ले जा करके वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हम इसको आगे करें। कोंगापंथी में वो कहने के विकास में ये विनाश छिपा होता है और वैज्ञानिक दृष्टि अगर हमारी रहेगी तो हम हर तरह से हम सही चीज को सोच सकेंगे। अपने के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपके पूरे टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद और आप लोगों से एक लंबे अरसे के बाद आपसे अपना खास करके एक उम्मीद जगी है कि आप शोषित दलित ये पीड़ित समुदाय के लिए आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।